Assalamu alaikum everyone. Let's start our today's discussion. Advanced taxation P6. क्या प्रोसीजर रहेगा डिस्कशन का? आप तमाम लोगों को ये पता होगा कि जून अटेम्प्ट से आप लोग कंप्यूटर बेस्ड दोगे। मैनुअल का दौर चला गया है, सही है। कंप्यूटर बेस्ड मेरा मानना है बहुत बड़ा इशू नहीं है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो F1 to F9 कंप्यूटर पर ही देकर आए। एक जरा मुझे हाथ बुलंद करके बताएंगे कौन लोग F1 to F9 में कंप्यूटर को देख चुके हैं? तो काफी सारे देख चुके हैं, यानी जो रह गए हैं वो फिर पुराने चावल हैं, सही। तो कंप्यूटर बेस्ड मेरा पर्सनल मानना है इतना ट्रबल नहीं है, और जो बच्चों ने F1 to F9 कंप्यूटर पर दिया है मेरे इस ओपिनियन से एग्री भी करेंगे। बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं करता, ये खौफ ज्यादा है कि मुश्किल है, बट वो इतना ज्यादा ट्रबल नहीं करता। खासतौर पर आप में से वो लोग जो जॉब कर रहे हैं तो उनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी होती है। अगर अपना जाती हूं तो मैं कंप्यूटर पर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरी टाइपिंग मेरी राइटिंग से ज्यादा तेज है। अपना अपना ओपिनियन होगा बच्चों का, तो आई थिंक ये मैनेजेबल है, सही। विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकेगा। ओके, चलो बेटा बात शुरू करते हैं। एडवांस टैक्सेशन P6, क्या कोर्स आउटलाइन है, किस तरह डिस्कशन रहेगी? ATX इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका P6 था, सही। अगर मैं स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल में ऑप्शनल पेपर्स की बात करूं, P6 जो ATX है, AFM P4, APM P5 और AAA P7, तो इन चारों में सबसे अच्छा पासिंग रेशियो इसका है। इस बार ऑलमोस्ट 42% पासिंग रेशियो रहा है P6 का, यानी ये पेपर निकलने वाला पेपर है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं कि आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लो कि आप तमाम लोगों ने माशाल्लाह F सीरीज पढ़ी है, तो F सीरीज में आप लोगों ने F5 भी पढ़ा होगा और F6 भी पढ़ा था। F6 पढ़ते हुए बड़ा मुश्किल लगता था, छोटी 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 चीजें, लेकिन F6 घटिया से घटिया बच्चे का भी निकल जाता है। और F5 पढ़ने में बहुत आसान लगता था, बट वो पेपर सबसे ज्यादा रुकने वाला पेपर है। तो बस आप समझ लो कि P6 का भी यही मामला है, पढ़ते हुए ही आपको बहुत टेंशन देगा, लेकिन ये पेपर निकलने वाला पेपर है। आप समझ लो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि क्लास का 50-60% बच्चा ही पेपर पास कर लेता है, लेकिन स्टिल बेटा स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल का पेपर है, आखिरी लेवल की बला है। आखिरी ना, इसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो थोड़ा बहुत तो एग्जामिनर आपको तकलीफ देगा, लेकिन ये कि फिर भी ये पेपर निकलता है, बच्चे से निकालते हैं। मैं बजाते खुद AAA भी पढ़ाता हूँ और P6 भी पढ़ाता हूँ। अगर मुझसे कोई बोले कि सर P6 निकालना आसान है या P7, तो मैं बोलूंगा P6 इज 100 टाइम इजियर देन P7, क्योंकि P7 ऐसा पेपर है जो पढ़ते हुए हमेशा अच्छा लगता है, वाहिद पेपर है इसी से का जो सबका अच्छा होता है, लेकिन निकलता नहीं है। 31%, 32% ग्लोबल पासिंग रेशियो है। तो ये पेपर, लेकिन ये आपसे मेहनत मांगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पर जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगेगा, क्योंकि मैं क्लासेस थोड़ी ज्यादा लेता हूँ, मुझे शौक है थोड़ी लंबी करने का। सी वैसे भी नाम भी बताऊंगा तो 2 बार रिपीट करूंगा, तो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बार बार रिपीट होगा, बट मैं हमेशा कहता हूँ टेक्स्ट में रिपीटेशन इज वेरी गुड, ताकि बातें दिमाग में बैठ जाए। बेटा हमारा जो ये सफर होगा, ये आप समझ लें तकरीबन 200 घंटे का सफर तो कहीं नहीं गया। 200 घंटे तो मैं आपके जिंदगी के खाऊंगा इस कोर्स के दौरान। मेरा P6 पढ़ाने का खास तौर पर तरीका थोड़ा मजदूरी वाला तरीका है, कि पहले मैं कोर्स आपका कोर्स विद टॉपिकल पास्ट पेपर्स, ये एक बार हो जाएगा। फिर लास्ट मंथ में, क्योंकि जून अटेम्प्ट है, इसमें रमजान चल रहा होगा, तो मुझे रमजान की रातें काली करने का बड़ा शौक है, तो फिर रात में हम लोग तरावी के बाद 12-1 बजे बैठते और फिर 28 पास्ट पेपर्स में बच्चों को ऑनलाइन बिठा कर कराता हूँ। यानी पास्ट पेपर्स एक बार ड्यूरिंग द कोर्स होंगे और एक बार सेशन के एंड में दोबारा कराऊंगा। जो सेशन के एंड में कराऊंगा वो अटेम्प्ट वाइज पेपर होंगे। मेरा अपना जाती मानना है कि आपको कोर्स बहुत अच्छा आता हो, आपको टॉपिकल पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट वाइज पेपर्स प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना, आप पेपर में फंस जाओगे। और आप लोग खुद से तो करते ही, आप लोगों पर इतना एतबार है, तो मैं अटेम्प्ट वाइज 10 अटेम्प्ट खुद बिठा कर कराऊंगा। यानी आप समझ लो खाली आखिरी महीने में 60-70 घंटे तो ये 200 के अलावा पढ़ाऊंगा,
जिसमें पूरे पूरे पास्ट पेपर्स लिखाकर रातों में शुरू करेंगे, 11 साढ़े 11 सारे भाई तरावी पढ़ के आएंगे और फिर सहरी तक बिल्कुल ऐसे छोड़ूंगा कि जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो आखिरी में भाग के सहरी करते हैं, वैसे भाग कर सहरी करने वाला मामला। फिर सहरी करके सब भाई सोएंगे, क्योंकि रोजे में सोना इबादत है, सही। और फिर दोबारा से रूटीन चलेगा। तो देखिए, मैं सिर्फ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि आप मेरे साथ पूरा सफर निभाना, छुट्टी नहीं करना और नहीं मारना पढ़ाई में। आप ये दो काम कर लो, इंशाल्लाह पेपर निकलेगा, सही। एक मिनट रुकना बेटा, अजान हो रही है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं ये कि आप लोग मेरे साथ पूरा सफर ईमानदारी से गुजारो, कि भाई छुट्टी ना करो, खुदा ना खास्ता कभी छुट्टी हो जाए। आप लोग इंसानों, कभी ट्रैफिक जाम हो गया, अभी ये कराची शहर है, ट्रैफिक है, कोई नौकरी का मसला है, कुछ भी है, तो कोशिश करो कि अगली क्लास में आने से पहले उस क्लास रिकॉर्डिंग सुन लो, सही। अच्छा, अब बेटा हम लोग थोड़ा सा, आप लोग पुराने वाले मिर्चा वाला में और अब वाले मिर्चा वाला में कुछ बेहतरी आई है एक साल में। हम लोगों ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दी है। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से 2-3 फायदे होंगे। लिफ्टिंग नहीं कर रहा, वैसे आप लोगों के फायदे की कुछ चीज हाईलाइट कर रहा हूं। जब क्लास होगी, रिकॉर्डिंग विद इन अ डे एलएमएस पर अपडेट हो जाएगी, आप लोगों के पास एलएमएस का एक्सेस होगा। कोई भी क्लास में सो कोशिश करोगे उसे सुन लो। कभी आप नहीं आ सकते तो उस दिन की ऑनलाइन लाइव ले लो। मैंने क्या बोला, कभी नहीं आ सके तो उस दिन की क्लास ऑनलाइन लाइव ले लो। ये क्लास ब्रॉडकास्ट हो रही थी, आपने आप ही के एलएमएस में ऑप्शन होगा, ठग से गए और लाइव जाकर सुन, सही। और फिर उसी के अंदर आपके जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है उसका भी सिस्टम इंटीग्रेट हुआ है। तो आपके जो पूरे पूरे पेपर जब हम करेंगे तो हम करेंगे ही प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर, फिर उस पर आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकोगे, सही। तो बेटा अब कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारो, बाकी आपकी पूरी मेहनत होगी तो इंशाल्लाह पेपर निकल जाता है, सही। चलो बेटा, बात शुरू करते हैं। एडवांस टैक्सेशन ATX P6। सर, इस कोर्स के अंदर पासिंग रेशियो क्या है? तो बेटा, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि पासिंग रेशियो इज अराउंड 42%, 42-45, ये इसकी पासिंग रेशियो रेंज होती है, सही। आई विल से कि हाईएस्ट पासिंग रेशियो है इन प्रोफेशनल लेवल पेपर्स, सही। प्रोफेशनल लेवल में अगर आप कंपेयर करोगे, ये आपको हाईएस्ट पासिंग रेशियो देगा। और आप में से वो बच्चे जिन्होंने ICAEW करना है, तो उनके लिए ये मस्ट पिक पेपर होता है, क्योंकि इसके बिना फिर आप ICAEW की तरफ प्रोग्रेस नहीं कर सकोगे, सही। अब बेटा, हमारा स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, स्टडी प्रैक्टिस क्या रहेगी? तो बेटा, स्टडी पैटर्न मेरा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम कोर्स विद टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे। अच्छा बेटा, ये वही तरीका है जिससे आप लोग ने आज तक जिंदगी में पढ़ा है कि टीचर आपको एक एक टॉपिक पढ़ाता जाता है, उसके रेलेवेंट पास्ट पेपर कराता जाता है, टुकड़े 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 टुकड़े, कि भाई ये टुकड़ा, ये पार्ट है हमने पढ़ लिया, ये पार्ट सी पढ़ लिया, वैसे करते हुए चलेंगे। जब हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे हैं तो हम लास्ट 10 अटेम्प्ट्स को टॉपिकली कवर करेंगे, टॉपिक वाइज लास्ट 10 अटेम्प्ट्स कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोर्स के एंड में हम अटेम्प्ट वाइज लास्ट 10 अटेम्प्ट्स करेंगे दोबारा से। सर, अटेम्प्ट वाइज करने से क्या फायदा होगा? बेटा, अब जो आपने पूरा कोर्स पढ़ा होगा ना, वो आपके पूरे दिमाग में रिवाइज होगा। ये फिर बड़ा बेहतरीन, शुरू शुरू में बेइज्जती का माहौल होता है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है तो थोड़ी सी इज्जत अफजाई चल रही होती है। मैं बच्चों को कहता हूं, कोशिश करें बाय दिस टाइम आप लोग कम से कम अपने रजिस्टर को एक बार रिवाइज करके बैठे, ताकि जब हम अटेम्प्ट वाइज पास्ट पेपर्स कर रहे हो तो आपका दिमाग चल रहा हो। देखो बेटा, P6 एक ऐसा पेपर है, जो बच्चा ये सोचेगा ना कि मैं आखिरी महीने में शुरू करूंगा, तो शायद फिर आप आखिरी महीने में पेपर डेफर करने का सोचोगे, पेपर दे नहीं सकोगे। कम अज कम आप समझ लो, ये रजिस्टर है ना, ऐसे कम से कम 2 रजिस्टर जाएंगे। आप आखिरी महीने में शुरू करोगे ना, तो आपको हिम्मत ही नहीं होगी, शाह बोलोगे यार छोड़ो, पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए मैं, अच्छा सर तो क्या ये बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, टैक्स है ना, छोटी छोटी बातें, आप रेगुलरली पढ़ते रहोगे
मजे से निकलेगा। बेटा अगर ये वाकई में बहुत मुश्किल होता तो इसका पासिंग रेशियो दूसरे ऑप्शनल से ज्यादा कम होता। इसका पासिंग रेशियो उनकी निस्बतन ज्यादा है, 42% रेशियो है। तो बस चीजों को प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है, मेंटेन करने की जरूरत है, तो चीजें आपके कंट्रोल में रही। आपने कहा करूंगा, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। सही। और बेटा जो ऑनलाइन सीबी प्रैक्टिस है, तो वो जब हम अटेम्प्ट वाइज पास्ट पेपर कर रहे होंगे, लास्ट 10 अटेम्प्ट, तो उसी में आप खुद ब खुद सीखते जाओगे। और आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी होगा कि हमने लास्ट अटेम्प्ट्स अपने एलएमएस पर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर पहले से लगा दी। तो अगर कोई बच्चा चाहे, भाई कुछ बच्चे नेक होते हैं जो लाते हैं 6 नंबर, कुछ तो बेचारे 50 के लिए भाग रहे हैं। जो अच्छे बच्चे जिनके पास वक्त है, खास तौर पर मैं उनके लिए बात करता हूँ जो जॉब नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या क्या करें कि भाई जैसे आज मैंने कोई टॉपिकल पास पेपर कराया, आप फौरन से घर पर गए और आपने वही पार्ट सॉफ्टवेयर पर जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली, तो आपका सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात पक्की बता दूं, सीबीई से नहीं डरो, कुछ भी नहीं। सीबीई से नहीं डरो, कुछ भी नहीं है, इजीली हो जाता है। जिन बच्चों ने F9 सीबीई दिया है ना, बस समझ लो वही चीज स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में भी यूज होती है। वही स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर है, तमाम चीजें यूज होती हैं, तो उससे ना डरें, इंशाल्लाह वो कंट्रोलेबल है। और वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। हाँ, अगर किसी की टाइपिंग बहुत स्लो है तो वो उसकी प्रैक्टिस आज से शुरू कर दे। सही, मुझे बता दिया करें, मैं आप लोगों को कुछ चीजें दूंगा टाइपिंग के लिए। हमें कैंपस पे टाइपिंग वैसे भी करानी होती है, तो आप लोग की टाइपिंग की स्पीड डेवलप हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। पैसे वैसे नहीं, पैसे आप हमें देना, क्योंकि हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। सही, चल। तो बेटा ये थोड़ी सी एक डिस्कशन है। अब हम बात करते हैं पेपर स्ट्रक्चर और कोर्स आउटलाइन पर, कि हमारी कोर्स आउटलाइन किस तरह होगी। बेटा अगर मैं पेपर स्ट्रक्चर देखता हूं एटीएक्स का, तो पेपर स्ट्रक्चर इस तरह है कि सेक्शन ए, आपके पास बेटा सेक्शन के अंदर तकरीबन समझ लें 60 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन 1 जो आपके पास होगा बेटा, वो आपके पास 35 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन 2 जो बेटा आपके पास होगा वो 25 मार्क्स का होगा। तो ये आपके टोटल कितने बन जाएंगे? 60 मार्क्स बन जाएंगे। बेटा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि ईसीसी ने इस मॉड्यूल का नाम रखा है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल। बेटा जब तुम प्रोफेशनल लेवल के देने जाते हो ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बजाते खुद प्रोफेशनल बनना भी बहुत जरूरी है। अब इसका क्या मतलब है प्रोफेशनल बनना? आप ये कोशिश नहीं करोगे मैंने 100 के 100 नंबर सही करने, आप ये कोशिश ना करो कि मैंने 100 के 100 नंबर सही करने। आपने इजी मार्क्स पिक करने होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों को। अच्छा, बच्चों में एक बीमारी हम सब में, कि हम अपना ज्यादा वक्त लगाते हैं उन नंबरों पर जो मुश्किल होते हैं, ज्यादा वक्त लगाते हैं उन नंबरों पर जो, और जो आसान वाले नंबर होते हैं उनको हम एंड के लिए छोड़ते हैं, और वो एंड आता ही नहीं है। जो आसान था बोला ये तो एंड में करूंगा, तो वो एंड ही नहीं आया। तो बेटा हमेशा मैं बच्चों को एक बात कहता हूं, प्रैक्टिस करो कि आपने पेपर में नंबर छोड़ने कैसे। आपने एक रिपार्ट देखा, आपने कहा यार ये टेढ़ा पार्ट लगता है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ये एक बहुत अच्छा कंप्यूटर बेस्ड भी आसानी है कि आप छोड़कर आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पेपर बेस्ड में होता था यार अभी कितने पेज छोड़ू, बच्चों वाली बात है ना। P6 में पहुंच गए, सोच रहे कितने 10 पेज छोड़ दे, बाद में काट देना बीच के बीच। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें। हम आम तौर पर एग्जामिनर की, मैं आपको साइकी सिखाऊं, एग्जामिनर भी बच्चे को समझता है, वो शुरू के 12 नंबर सबसे मुश्किल दे देता है। बच्चा 1.5 घंटा उन 12 नंबर पे जाया कर देता है। अच्छा अब आप एक हकीकत को समझो, आपने 1.5 घंटा 12 नंबर पे जाया कर दिया, और 1.5 घंटे बाद भी वो 12 नंबर होंगे तो नहीं, क्योंकि वो टेढ़े थे। अब आप क्या जो कहते हैं ना, मोराल खत्म हो जाता है, वह बंदा उसी वक्त पेन छोड़ देता है कि यार बस अब हो ही नहीं सकता ना खत्म, बस अब 1.5 घंटा तो निकल गया, 12 नंबर करे वो भी सही नहीं हो रहे, बाकी 1.5 घंटे में मैं क्या बिगाड़ लूंगा। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को एक एडवाइस करता हूं, बेटा एक कोशिश करो कि शुरू के 1.5 घंटे में 50 नंबर हो जाए बस। क्या कोशिश करनी है कि शुरू के 1.5 घंटे में
50 नंबर कर लो, चाहे आसान आसान छोड़ छोड़ के भाग भाग के करो, यहां से 8 उठाए, 2 उठाए, 4 उठाए, तुमने 1.5 घंटे में 50 नंबर कर लिया ना, तुम्हारा आखिर का 1.5 घंटा बहुत खुशी से गुजरेगा। समझ लो ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वाला मामला है। अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या करती है शुरू में क्या करती है, सोते हैं, 10 ओवर में 50 रन, 20 ओवर में 80 रन, 30 ओवर में 140 ओवर, भाई लिमिटेड ओवर का मैच था, फिर खेलना शुरू कर दें, तो आखिर में भी आप कुछ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया क्या करते हैं, शुरू से पिटाई करते हुए चलते हैं। तो एग्जाम में भी बेटा यही मामला रखो। ये मैं सिर्फ P6 के लिए नहीं बोल रहा, तमाम स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल के लिए बोल रहा हूं। आदत डालो कि शुरू के 1.5 घंटे में 50 नंबर हो जाएगा खत्म। एक बार तुमने ये कर लिया ना, फिर देखो तुम आखिरी 1.5 घंटे में एक ताकत से खेलोगे कि यार अब मैंने 80-90 भी मार लिए तो मेरा पेपर निकल जाएगा। बेटा अगर आप 60-70 नंबर करके पेपर में आ रहे हो ना, पेपर नहीं निकलता, ये टेढ़े पेपर है, सही। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। बेटा सेक्शन ए में जो क्वेश्चन 1 है 35 का और क्वेश्चन 2 है 25 का। अब ये इस तरह चलता है कि या तो एग्जामिनर ये कॉर्पोरेशन टैक्स से दे देगा, या फिर ये किससे दे देगा, इंडिविजुअल से दे देगा। अच्छा, अगर उसने यहां कॉर्पोरेशन रखा तो फिर वो 2 के अंदर इंडिविजुअल कर देगा, यानी एक कॉर्पोरेशन से और एक इंडिविजुअल से, ऐसे वो खेलता है। एक कॉर्पोरेशन से आएगा, एक इंडिविजुअल से आएगा। हो सकता है कि दोनों एक ही हेड से आ जाए। अब कॉर्पोरेशन टैक्सेस में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप लॉसेस होते हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी यादें। सर मैंने तो F6 जमाना है कदीम में पढ़ा था, तो मैं क्या करूं? बेटा जिसने पिछली अटेम्प्ट में पढ़ा था ना, उसे भी F6 याद नहीं होता। मैं आपको बोलूं एग्जाम बेनिफिट की लिस्ट सुना दो, तो पिछली अटेम्प्ट का F6 याद नहीं होता, तो मेरी नजर में आप सब 0। मैं आपको इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आप F6 भी पढ़ रहे हो और P6 भी पढ़ रहे हो, बल्कि इवन मिक्स होकर चल रहा होगा कि भाई F6 P6 के टॉपिक साथ साथ चल रहे होंगे। तो इस चीज से सर मैं तो F6 की एग्जाम कराया हूं, कोई ऐसा बैठा है? कोई डर की बात नहीं, मैंने कहा ना इस बच्चे ने F6 पढ़ा हुआ, इसलिए इसको कौन सा याद है F6? इसलिए तो जब F6 पढ़ा था तब उसका नाम ही 1.3 था, ऐसा नहीं। तो टेक्स्ट बच्चे भूल जाते हैं, तो इससे मैं कहूंगा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब रिवाइज हो जाएगा, सही। तो एक कॉर्पोरेशन, एक इंडिविजुअल, एक कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल। सर आपके ख्याल में बच्चे को पेपर सीक्वेंस में करना चाहिए या जंप मार मार के करना चाहिए, जैसे 3 क्वेश्चन पहले कर ले? मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि सीक्वेंस चलाओ, लेकिन बीच बीच में से छोड़ते हुए चलो। पार्ट ए कर लिया, बी अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दिया, सी अच्छा लग रहा है कर लिया, ऐसे चलो, लेकिन सीक्वेंस में नजर घुमाते हुए चलो, क्योंकि ये एग्जामिनर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी शुरू में आसान नंबर दे देता है। सर ने तो कहा था क्वेश्चन 3 पहले करना, पता चला इस बार 3 मुश्किल, सही। तो ये चीजों से देखो बेटा, ये स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल है। मैं हमेशा, कभी कोई बच्चा फेल हो जाता है मेरे पास, सर मैं फेल हो गया, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ये पेपर फेल हो जाते हैं, इसमें ऐसी कोई एबनॉर्मल, ये बड़े पेपर है। जैसे अगर आपने कभी CA ICAP के बच्चे को देखा, उसका फाइनल का पेपर रुकता है, कभी परेशान होता है, बोला BMD दिया था रुक गया, कितनी बार रुका? बोला 4 बार रुका। कितने सुकून से बोलता है, उसको कोई इसका वो नहीं हो, नदामत नहीं होती, रुकता है। तो इधर भी रुकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि P6 निकलता भी काफी होगा। आप पढ़ो गौर से। मैं आपको बताऊं, जब आप P6 का पेपर दे रहे होगे ना, तो आपको पेपर देते हुए अंदाजा हो जाएगा कि यार काश कि अगर मैं पढ़ लेता ना, मैं निकाल लेता, क्योंकि ये रूल बेस्ड गेम है ना। टेक्निकल पेपर तो होता ही नहीं भाई, आप लोगों ने F6 दिया था, टेक्निकल था, सीधे रूल होते हैं, याद है तो हो गया, नहीं याद है तो अपनी तरफ से कार बेनिफिट नहीं निकल सकता। F9 में, F7 में, F5 में अपनी लॉजिक सकती है, टेक्स्ट में तो लॉजिक है ही नहीं ना, ज्यादातर रूल है। अभी कार बेनिफिट का फॉर्मूला आता है तो नहीं आता, अपनी तरफ से कुछ भी कर लो, दिस इज अ वेरी गुड कार, इट गिव्स वेरी गुड बेनिफिट, कुछ भी नहीं मिलेगा, बेकार की बात है, सही। तो बेटा क्वेश्चन 1 2 ये हो गया। फिर जब आप सेक्शन बी में आओगे
तो अगेन इधर भी ऐसा ही कुछ मामला करता है एग्जामिनर कि क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 सेक्शन बी आपका बेटा 40 नंबर का होगा, 20-20 नंबर का एक सवाल होगा। और इधर आप ऐसे समझ लो कि आमतौर पर एग्जामिनर क्वेश्चन 3 इंडिविजुअल्स का देता है। इधर आमतौर पर एग्जामिनर इंडिविजुअल्स में कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इन चीजों पर हाथ रखता है। और जो क्वेश्चन 4 होता है फिर वो एग्जामिनर मिसलेनियस से बनाता है। सर मिसलेनियस का मतलब क्या हो गया? इधर एग्जामिनर वैल्यू एडेड टैक्स वैट पर खेलता है, इधर एग्जामिनर एक टैक्स होता है स्टैंप ड्यूटी, उस पर खेलता है। कभी कभार उनके साथ एग्जामिनर कॉर्पोरेशन का कोई छोटा मोटा पार्ट दे देता है, तो ऐसा मामला कर लेता है। सही है बेटा? अच्छा बेटा, आप लोग को पता होगा कि मार्च अटेम्प्ट के बाद टैक्स का फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाता है। तो अब जो आप फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे हो दैट इज फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ये 20-21 का फिस्कल ईयर कहलाता है। सही? ये कौन सा फिस्कल ईयर है? और ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हो ये 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। याद रखिएगा टैक्स हमेशा एक साल पीछे चलता है। साल खत्म होता है तो रिटर्न फाइल करते हैं, पहले से जाके तो टैक्स नहीं दे देते ना, सर मैं अगले साल ये कमाऊंगा, ये लो टैक्स। तो फाइनेंस एक्ट हमेशा एक साल पीछे चल रहा होता है। सही? तो 20-21 का फिस्कल ईयर अब आप पढ़ रहे हो, फाइनेंस एक्ट 2020 है। बेटा अगर मैं कोर्स के स्ट्रक्चर पर बात करूं तो सबसे पहले बेटा जो मैं डिस्कशन करूंगा वो इंडिविजुअल टैक्सेशन पर करूंगा, इंसानों की टैक्सेशन। सबसे पहले जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो इंडिविजुअल्स की टैक्सेशन, इंसानों की टैक्सेशन पर बात करेंगे। और इंडिविजुअल टैक्सेशन में बेटा हम लोग बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे। बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना सीखेंगे। बेटा ये भी याद रखिएगा कि एटीएक्स एक बड़ा कमाई वाला पेपर भी है। माजी में मेरे ऐसे स्टूडेंट गुजरे हैं जो यूके में लोगों की टैक्स फाइलिंग का काम करते थे। सही है? आजकल फ्रीलांसिंग का बड़ा काम चल रहा है ना। जो अपना लड़का है, कौन है, बड़ा हिट चल रहा है भाई, एक लड़का भूल गए, आजाद चाय वाला। तो उसकी कुछ वीडियोस काम की भी होती है, उसमें उसने फाइवर वगैरह और ये जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं इन पर टैक्स का बड़ा काम आता है। तो ये बड़ा अच्छा काम होता है कि भाई बच्चे एडवांस टैक्स आपने पढ़ लिया तो आप अच्छी खासी रिटर्न फाइलिंग और एडवाइजेस दे सकते हो। और इससे इवन जो बच्चा ये थोड़ा बहुत काम कर लेता है तो उसका फिर पेपर में दिमाग अलग लेवल पर चलेगा, क्योंकि आपने चीजों को फिर बड़ी गहराई में समझने वाला काम आ जाता है। तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट आप पढ़ोगे। अगर जिन बच्चों ने F6 पढ़ा हुआ है तो उन्हें थोड़ा बहुत याद होगा, याद करो वो एक नॉन सेविंग इनकम होती थी, सेविंग इनकम, डिविडेंड, वो पर्सनल अलाउंस, याद है वो बचपन की यादें, टैक्स के बैंड याद है भाई, 20, 40, 45% टैक्स रेट, डिविडेंड के टैक्स रेट। यूसुफ, यूसुफ नाम है ना? याद है? तुम्हारे जमाने में तो वो 25,000 का बैंड चलता होगा ना। खैर अभी 37,500 का हो गया, अभी लोग अमीर हो गए थोड़े। तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न की बातें होंगी, इजी डिस्कशन। अच्छा ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, P6 की कोई भी क्लास मुश्किल नहीं होती, प्रैक्टिस है बस। प्रैक्टिस की बात है तो वो चीजें आपके हाथ के फ्लो में आ जाएंगी। मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिक्स में आप लोगों को दूंगा। अब यूके टैक्स बेटा एक ट्रांजिशन के फेज में भी है, क्योंकि जो ब्रेक्सिट हुआ है, जो यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकला है, तो उसकी वजह से भी एक ट्रांजिशन का फेज है। हमारे कोर्स के अंदर कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट हो गई और कुछ चेंजेस फिर अगले साल से इंप्लीमेंट होंगी। तो ये सारी चीजें बेटा फिर आप लोग की डिस्कशन रहेगी। बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक हमारे पास आएगा पेंशंस। पेंशन फंड्स के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बेटा अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, ट्रेनी लेवल की नहीं, थोड़े आगे लेवल की, तो आप लोगों की सैलरी से एक पेंशन फंड की डिडक्शन कटती है। ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान, पर्सनल पेंशन प्लान,
पेंशन फंड पर क्या डिडक्शंस हैं, क्या रिलीफ्स हैं, ये सारी चीजों पर डिस्कशन रहेगी। पेंशन्स पर बात होगी। फिर आप यहां पर एक टॉपिक पढ़ोगे, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें करने पर टैक्स रिलीफ मिलता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें करने पर टैक्स रिलीफ मिलता है, जिसमें सीड एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है, एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये नए टॉपिक होंगे, ये F6 में नहीं होते थे। ये सारी टैक्स प्लानिंग की चीजें हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिन पर टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिलीफ देता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी कुछ स्कीम्स चलती हैं कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप ये पर्टिकुलर बिजनेसेस करो तो हम आपको टैक्स रिलीफ देंगे। तो यूके ने भी फिर ऐसी स्कीम्स यूज करेंगी। फिर यहां से बेटा हम आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट इनकम। मेजरली ये आप लोगों का F6 जैसा है। अगर आप लोग सर तो मैं तो F6 ही नहीं पढ़ा, मैं भूल गया, कुछ भी नहीं है बेटा, इससे परेशान ना हुआ करो, ये सब दोबारा पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम अगर याद हो, कार बेनिफिट, फ्यूल बेनिफिट, अकोमोडेशन बेनिफिट, एग्जाम बेनिफिट्स की लिस्टें याद है। और फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर यहाँ पर कुछ एडवांस एरियाज भी है। आप लोग SBR अगर P2 आप लोगों ने पढ़ा हो, सबने पढ़ा हो, IFRS 2 पढ़ते हो जो शेयर बेस्ड रेम्यूनरेशन, तो अब उसकी टैक्सेशन सीखोगे कि टैक्स डिपार्टमेंट उसको कैसे करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। टर्मिनेशन पेमेंट्स, अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो उस वक्त जो पैसे मिलते हैं उनकी क्या टैक्सेशन है, ये सब पढ़ोगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम के बाद बेटा आप लोगों का, जिन्होंने F6 पढ़ा है उन्हें याद होगा, ट्रेडिंग इनकम, बेसिस पीरियड कैलकुलेशन, 31 मार्च, 12 महीने फॉरवर्ड, ओवरलैपिंग प्रॉफिट, चेंज पीरियड 12 महीने से छोटा हो, 12 महीने से बड़ा हो, याद है वो गंदे रूल। फिर इधर कैपिटल अलाउंसेस आएंगे, मेन पूल, स्पेशल रेट पूल, AIA, FIA, याद है भाई, ये नाम तो थोड़े थोड़े याद होंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ट्रेडिंग इनकम पर बात होगी। फिर आपके पास बेटा एक टॉपिक आएगा प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम के अंदर बेटा जो रेंटल इनकम, उस पर बात हो, सही। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी इनकम पढ़ा बेटा। फिर यहां से हम आ जाएंगे कैपिटल गेन्स टैक्स, कि अगर कोई बंदा अपना कोई एसेट बेच दे। अच्छा, इसमें से देखो कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, जैसे प्रॉपर्टी इनकम 90% बेसिक है, ट्रेडिंग इनकम, ये सब बेसिक एरियाज है। CGT, गिफ्ट रिलीफ, रोल ओवर रिलीफ, होल्ड ओवर रिलीफ, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ, याद है ऐसी कुछ बातें लड़के? मुझे देख, खूबसूरत आदमी खड़ा है, बराबर वाले को देख रहा है ना बेटा। कैपिटल गेन्स टैक्स की डिस्कशन, CGT, ये बड़ी आसान आसान टॉपिक होंगी, इनसे घबराओ नहीं। बस मैंने कहा ना, टैक्स पढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। सबर वाला पेपर है, सबर को आजमाता है आपकी छोटी छोटी चीजें। अच्छा बेटा, जब मैं आ रहा होता हूं तो मैं अपने खुद के डेवलप किए हुए समरी नोट्स बच्चों को देता हूं। समरी नोट देता हूं मैं, जिसमें सारे रूल, पूरा P6 मैंने 40 पेजेस में समराइज कर दिया, पूरा P6 40 पेज में। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अपने समरी नोट्स खुद लिखो। ऐसा क्यों बोलता हूं? जो समरी तुम लिखोगे ना, वो तुम्हें याद दिलाएगी, रिफ्लेक्शन बनेगी वो तुम्हारी, सही। बड़े शीटें लो और उनके ऊपर स्केचेस बनाया करो कि भाई यहाँ ये रूल, ये रूल, ये यहाँ पर ये रूल गया, तो बड़ी उन पर स्केचेस बनेंगे और अपने स्केचेस डेवलप करो। बेटा ये आदत शुरू से डाल लो, शुरू से पढ़ोगे ना तो दिन का 1 घंटा भी बहुत है। शुरू से पढ़ोगे तो दिन का, और आखिरी महीने में शुरू करोगे ना तो यकीन करो दिन के 12-12 घंटे भी कम पड़ेंगे। क्योंकि टैक्स का एक मसला मैं आपको बताऊं, आप आगे पढ़ोगे पिछला भूल जाओगे। रोज पता है क्या लग रहा होगा, यार वो तो मैं भूल ही गया। रोज होगा ये, वक्त के साथ चीजें दिमाग में, फारिग दोस्त दोस्त बैठे तो एक दूसरे से सवाल किया, बोला चलो जरा बता बेसिस पीरियड रूल, ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो दिमाग चलना शुरू होगा। और अब तो
क्योंकि भाई जिद्दत आ गई है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं आप लोगों के पास है भाई, तो रिकॉर्डिंग अपनी गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर लगा दी और ऑफिस जाते आते सुनते रहे। यकीन करो इससे अच्छी चीज है ही नहीं। वो रूल दिमाग में बस जाएंगे। हम लोग अपने दौर में ये करते थे, क्योंकि टीचिंग के लिए इधर उधर भाग रहे होते थे कॉलेजों में, तो टीचर की सीडी लगा दी, क्योंकि हमारे ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, तो हम जिद्दत लग गए क्लास में, वरना हम गरीब लोग तो मोबाइलों में रिकॉर्ड करते थे, और वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग गाड़ी में लगा दी, आते जाते सुनते रहो। है रात में नींद नहीं आ रही, सुन लिया। टीचर की आवाज से अच्छी नींद तो और किसी चीज में हो ही नहीं सकती ना भाई। तो मैं तो एक्सेप्ट कर दो, क्लास में जो मीठी नींद आती है, तो रात में भी नींद नहीं आ रही, लेक्चर लगा ली। मेरी आवाज थोड़ी ऐसी, आपकी नींद थोड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन एनीवेज, आज कैपिटल गेन्स टैक्स पर बात हो बेटा। फिर इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत के टैक्सेस, इनहेरिटेंस टैक्सेस, विरासत। बेटा यूके एक बहुत खतरनाक हाई टैक्स चार्जिंग कंट्री है। अपना पाकिस्तान बहुत शरीफ मुल्क है भाई, अगर आप टैक्स दे भी दो तो भी अपना मुल्क शरीफ है, बहुत कम रेट है अपने यहाँ। यूके में 30% बेसिक रेट टैक्स पेयर, हायर रेट टैक्स पेयर 40%, एडिशनल रेट टैक्स पेयर 45%, इनकम टैक्स 12%, नेशनल इंश्योरेंस 12%, 45% इनकम टैक्स की अमीर आदमी का, 12% नेशनल इंश्योरेंस की। कितने हो गए भाई? 57 हो गए। खर्च करोगे तो 20% वैल्यू एडेड टैक्स लग जाएगा। 57 और 20 कितने हो गए? और खर्च करे बिना खुदा ना खास्ता मर गए तो 40 विरासत का टैक्स कट जाएगा। तो तुम्हारे बच्चों को सिर्फ कितना मिलेगा? 30। पागल, 3। तभी तो वहां विरसे का फटा नहीं होता, क्योंकि विरसा होता ही नहीं है कुछ पीछे। तो बेटा आपने क्या कहा? 45 इनकम टैक्स किया, 12 एनआईसी किया, 45 और 12 57, 20% वैट के, और जो बच गया, जो एसेट खरीदा, उसमें भी मौत पे उस वैल्यू का 40% कट जाता है। ये तो मोटे मोटे टैक्स है अभी, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स और बाकी छोटे छोटे टैक्स अलग जा रहे हैं। तो बेटा जब वो मुल्क इतना, और फिर उधर का रिकवरी रेट 90% के अराउंड होता है, अपना मुल्क का उधर ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट होता है ना, वो भी 20-30% है। 30% से तो ऊपर रेट ही नहीं अपना, उसमें भी सिर्फ टैक्स भरते, सिर्फ 12% लोग टैक्स भरते। वो जॉब वाली 12% बन, बाकी सब अपनी इनकम, फीस है तो ला भी बेटा कैश दे दे, सीधी बात है। टैक्स अपन भरते ही नहीं और रोते अपन बराबर है। रोड में गड्ढा क्यों है? तो भाई रोड में गड्ढा ही होगा जितना तुम टैक्स दे रहे हो इसमें, और क्या। 12% में इतना मिला है, खुशी खुशी घूमो है। और यकीन करो जो लोग यूरोप की साइड रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई आयरलैंड में रहता है, बोला तुम्हारा मुल्क जन्नत है, यकीन करो। इतना कट जाता है वहां, बचता क्या आपके पास? यानी आप लाख रुपए कमा रहे हो तो 52,000, उधर आयरलैंड में 52% टैक्स है, इंश्योरेंस और टैक्स मिला के तो 52,000 कट गए, पीछे बचे कितने? 48। 20% देने में भी रोते हैं यार, ये भी किसी तरह छुपा ले, बताना नहीं है भी किसी को। तो बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न, पेंशन, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्सेस। फिर बेटा यहाँ ओवरसीज टैक्सेस आएंगे। आप अगर जिंदगी में कभी मुल्क से बाहर गए, तो क्योंकि आप लोग पाकिस्तान नेशनल हो गए, तो आप लोग जैसे यूके रेजिडेंट हैं, तो वो अगर बाहर जा रहे हैं, अगर आप यूके गए तो फिर आपके लिए ओवरसीज टैक्सेस के मसाइल बहुत काम के होंगे। फिर आपको मेरी याद आई, बोला यार सर वैस ने पढ़ाया था ये प्लानिंग है, फौरन उसी वक्त गिफ्ट पैक करा के कॉरियर कर देना, उधार रखना ही नहीं। सही। तो बेटा ये सारी इंडिविजुअल टैक्सेस होंगे। आप समझ लो आपके कोर्स के 50 नंबर इंडिविजुअल टैक्सेस के किस तरह होते हैं? क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में इंडिविजुअल टैक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ 3 में आ जाएगा 50, 55, 50, 55 नंबर इंडिविजुअल का पड़ा है। सही, सबसे बड़ा एरिया होगा। सर क्या हो जाएगा? सिर्फ छुट्टी नहीं करना बेटा,
छुट्टी नहीं करो और कंसिस्टेंसी से पढ़ो, परेशान नहीं हो। खुद ब खुद एक एक चीज होगी। आप मेरी खाली सारी क्लास ही ले लो ना, और दिन में 1 घंटा, चलो मैं दिन में 1 घंटा भी उड़ा देता हूं, हफ्ते में 7 दिन है ना, ऑल्टरनेटिवली 1 घंटा पढ़ लो बस, तो भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सर मैं तो जॉब करता हूं, मैं क्या करूं, मेरी शादी हो गई है, बीवी बच्चे, माँ बाप तंग कर रहे हैं, क्या करूं? बेटा पेपर ना दो। सबसे अच्छा जवाब क्या है? पेपर ना दो। तुम्हारे साथ कोई भी तकलीफ है बेटा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और देखो यार, एक बात याद रखना, आपने आखिरी महीने का आसरा लिया हुआ होता है ना, कभी कभार आखिरी महीने में कोई फटा आ जाता है और पेपर रुक जाता है। तो ये ना करो, जो बच्चे कहते हैं सर मैं आखिरी 5 दिन बीमार हो गया था इसलिए फेल हो गया, ये आखिरी 5 दिन की वजह से फेल नहीं हुआ, पिछले 6 महीने इसने भरपूर अय्याशी भी करी है। अगर इज्जत से पढ़ा होता तो आखिरी 5 दिन में आपने कोई तकदीर नहीं बदल लेनी थी। तो बेटा थोड़ा सा कोशिश करें कि पढ़े, साथ साथ रेगुलर पढ़े, सही बेटा। फिर यहां से हम आ जाएंगे कॉर्पोरेशन टैक्सेस के ऊपर, यहां से हम आ जाएंगे कॉर्पोरेशन टैक्सेस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। अब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं, बेटा अगर तुम्हें पेपर निकालना है ना तो कॉर्पोरेशन बहुत पक्का कर लो। इसकी वजह बताता हूं। तकरीबन बेटा जो हम आपको पढ़ाते हैं ना, वो 4 महीने पढ़ाते हैं। ये जो हमारा बैच होता है तकरीबन 4 महीने का बैच होता है। इसमें से 2.5 महीने मैं इंडिविजुअल पढ़ाता हूं और 1.5 महीना कॉर्पोरेशन पढ़ाता हूं, और दोनों के नंबर बराबर है। या मैं 1.5 भी नहीं बोलूंगा, मैं 1.25 महीना कॉर्पोरेशन पढ़ाता हूं, दोनों के नंबर बराबर है, सही। आप समझ लो 50-40 50-40 ऐसे कॉर्पोरेशन वेरी करता है, क्योंकि 10 नंबर के लिए वैट वगैरह भी आ जाता है, सही। बेटा कॉर्पोरेशन टैक्सेस में क्या होगा? बेसिक रिटर्न्स होंगे इनके, कंपनीज के। फिर आपके पास सबसे फेवरेट टॉपिक आप लोगों का लॉसेस, याद है? ट्रेडिंग लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, कैपिटल लॉस। ये लॉस 36 मंथ्स बैक जाएगा, ये लॉस करंट ईयर करके 12 महीने बैक जाएगा, टोटल इनकम को मारेगा, ये सिर्फ ट्रेडिंग को मारेगा। ये बड़ा अच्छा एरिया। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कॉर्पोरेशन बच्चों का 2 वजह से अच्छा हो जाता है। एक तो ये छोटा है, दूसरा ये शुरू होता है बिल्कुल एग्जाम के करीब, तब तक घटिया तरीन बच्चा भी सीरियस हो चुका होता है कि वो सूरज कयामत करीब होती है तो बच्चे में पढ़ रहे होते हैं। तो कॉर्पोरेशन बच्चे कर जाते हैं, इसमें टेंशन नहीं होती है। अब बेटा जब मैं कॉर्पोरेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको कॉर्पोरेशन के लॉसेस, कंपनी के लॉसेस पढ़ाऊंगा। फिर इधर मैं आप लोगों को ग्रुप लॉसेस पढ़ाऊंगा। ग्रुप लॉसेस क्या होते हैं बेटा? कि ग्रुप कंपनीज आपस में लॉस को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। कैपिटल गेन्स ग्रुप, 75% ग्रुप्स, कंसोर्शियम, ये सारे मसाइल होंगे। और इधर ही मैं आपको इंडिविजुअल के लॉसेस भी पढ़ा दूंगा। सर इंडिविजुअल के लॉसेस आप कंपनीज के साथ क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा इसकी खास वजह है। आप ये समझो कि लॉस रिलीफ दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो जब मैं एक बार कंपनी के लॉस पढ़ा रहा हूं ना, तो बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड पर इंडिविजुअल के लॉसेस भी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत रूल्स में क्या होता है, ऊंच नीच होती है, तो वो आप साथ साथ पढ़ोगे ना तो आप एक फ्लो में लोगे। तो ये फिर आप यहाँ लॉसेस पढ़ लोगे कंपनीज के, ग्रुप्स के, इंडिविजुअल्स के। फिर बेटा कॉर्पोरेशन टैक्सेस में छोटे छोटे एरियाज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या मसाइल हैं, इस पर बात होगी। फिर इसी तरह बेटा आपके साथ डिस्कशन रहेगी ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इस पर बात होगी। फैमिली कंपनीज पर बात होगी कि जो फैमिली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं उनमें क्या प्लानिंग्स होती हैं, इन पर डिस्कशन होगी। फिर छोटे छोटे स्मॉल एरियाज कॉर्पोरेशन टैक्स के कंटिन्यू होंगे। बस समझ लो बेटा कि आपका मेजर कोर्स हो जाता है। फिर आपके पास एक छोटा सा एरिया आता है वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट, उस पर बात होगी।
जिसे पाकिस्तान में अपन वो कहते हैं क्या, जीएसटी, सेल्स टैक्स। तो यूके में सेल्स टैक्स की जगह वैल्यू एडेड टैक्स है, सही। तो वैट के ऊपर बात होगी, वैल्यू एडेड टैक्सेस के मसाइल हैं उन पर डिस्कशन होगी, स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये सारे मसाइल चले। अगेन मैं एक बात बोलूंगा, की टू पास इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से लगे रहो। देखो, आप में से वो बच्चे जो ट्रिपल ए या एपीएम, P7 और एपीएम इज P5 ये पेपर दे रहे हैं ना, ये पेपरों में पता है क्या होता है, आप बहुत भी जान मारते हो ना तो भी रुक जाते हैं, क्योंकि लिखाई के पेपर है। आपने क्वालिटी आंसर नहीं लिखा, रुक जाओगे। टैक्स है, रिपोर्टिंग है, ये वो पेपर हैं, इनमें आप मेहनत करोगे ना तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सीधे सीधे रूल है ना भाई। आपने एफर्ट मारी है, रूल याद किया, आपका पेपर निकलेगा। कोई ऐसा नहीं होता कि सर मेरे साथ गेम हो गई। आप पेपर देकर बाहर निकलोगे, आपको पता होगा कि पेपर निकलेगा या रुकेगा, क्योंकि अपनी तरफ से चॉइसेस नहीं होती इस पेपर में। ओके, अगर किसी ने कुछ कॉपी करना है तो कर लें, फिर इसके बाद मैं रब करता हूँ, थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन पर बात है, उसे कंटिन्यू करते हैं। कोई जिसका कॉपी करना रहेगी बैठा दो बेटा। अब फिर इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्सेस में सर हमारे पास क्या एरियाज हैं बेटा? वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट के अंदर जो आपके पास एरियाज हैं, उसके अंदर हमारे पास बेसिक वैट है। बेसिक वैट क्या होता है बेटा? कि वैट के लिए रजिस्टर कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन के क्या मसाइल हैं, डी रजिस्टर कैसे होते हैं, बेसिक रूल्स, बेसिक इश्यूज हैं। फिर वैट के अंदर बेटा लैंड एंड बिल्डिंग के मसाइल हैं। ये सब टॉपिक्स हैं, ये अभी डिस्कस नहीं हो सकते, यानी ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। लैंड एंड बिल्डिंग के मसाइल हैं, एक स्कीम होती है कैपिटल गुड्स स्कीम, कैपिटल गुड्स स्कीम पर बात होगी। पार्शियल एग्जेम्पशन रूल्स होते हैं, पार्शियल एग्जेम्पशन रूल, उस पर बात होगी। और फिर स्मॉल इश्यूज वैट के होंगे, उनके ऊपर डिस्कशन रहेगी। वैट के बाद बेटा फिर स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस आते हैं। स्टैम्प ड्यूटी टैक्सेस, उन पर बात होगी। छोटी सी चीज होती है, आप सब वैट जो पेपर में आता है ये 5 नंबर का, कभी 10 नंबर का ऐसे आ जाता है। स्टैम्प ड्यूटी टैक्स बेटा आता है 2-3 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का ऐसे आ गया। फिर आपके पास बेटा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होंगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन सा टैक्स कब तक पे करना होता है, क्या डेडलाइन होती है, रिटर्न फाइलिंग के अंदर रिटर्न एडिट कैसे हो सकता है, पेनल्टीज क्या होती हैं, ये सारे मसाइल पर डिस्कशन रहेगी। ओके बेटा, तो ये आप लोग का एक कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा। पेपर स्ट्रक्चर पर मेरी आपकी डिस्कशन हो गई है, सही। पेपर मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बेटा आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। कंप्यूटर बेस्ड पेपर के अंदर आपके पास 2 चीजें यूज हो रही होती है। एक होता है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो एमएस वर्ड की फाइल है विद लिमिटेड फंक्शंस। और एक होती है स्प्रेडशीट, जो आपका एक्सेल है। अभी जो सितंबर अटेम्प्ट हुई थी, ये जो सितंबर 20 रिमोट इन्विजिलेशन की वजह से वो कंप्यूटर बेस्ड हुई थी। तो उसके अंदर जब मैंने अपने बच्चों को प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस कराई, तो मैंने बच्चों को ये कहा, ये मेरा अपना एनालिसिस है, एसीसी ने भी इसमें चॉइस दी है। मैं बच्चों को कहता हूं कि आप स्प्रेडशीट यूज ही ना करो, वर्ड प्रोसेसर पर ही सब कुछ करो, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर पर टेबल ऐड हो जाता है, वहीं पर ही टेबल बना है। भाई जैसे आप लोग सोचो पेपर में गए तो क्या करते हो, एक ही शीट होती है, उस पर ही लिखते जाते हो। जब कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो क्या करते हो? कैलकुलेटर निकाला, ठक 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 कैलकुलेट किया और नंबर।
तो मैंने अपने बच्चों को ये कहा था कि लोग वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट 2 स्क्रीन ना चलो, एक ही स्क्रीन पर सब कर दो। तो सर जब कैलकुलेशन करनी हो तो क्या करो? बेटा टेबल ऐड होता है, टेबल ऐड किया और ठक 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 वहीं कैलकुलेशन कर दी, वहीं पर ही आपने अपने कैलकुलेटर से नंबर कैलकुलेट किया और नंबर पुट कर दिया। इससे आसानी क्या होती है बेटा? इससे आसानी होती है कि आप एक स्क्रीन पर रहते हो, बार बार स्क्रीन चेंज करो, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सही। अच्छा, एग्जामिनर भी जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट मानता है ना, वर्ड प्रोसेसर को मानता है। स्प्रेडशीट वो वर्किंग रेफर करने के लिए लेता है। अब आपने रेफरेंस नहीं डाला तो वहां आप तंग हो जाते हो। तो खैर ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इंशाल्लाह 2-3 दिन में आप लोगों के एलएमएस पर अकाउंट बन जाएंगे। सही। तो उधर आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस के भी लिंक वहीं हुआ करेंगे, वहीं से क्लिक किया और सीधा क्लास में आ जाओगे। और जो ये आपका टेस्टिंग सिस्टम है ये भी वहीं होगा, वहीं पर ही आपके ये चेक हो जाएगा कि भाई आप लोगों ने जो टेस्टिंग सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है, वर्ड प्रोसेसर और ये तमाम चीजें वहीं पर प्रैक्टिस होती रहेगी, चीजें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएंगी। सही। परेशान नहीं होना है, कंसिस्टेंसी से क्लासें लेनी है, क्लासें कोशिश करें किसी भी वजह से ना छूटे। कभी क्लास छूट जाए तो उसे रिकॉर्डिंग के जरिए कवर अप करके आए। सही। अच्छा सर, शेड्यूल क्या रहेगा, क्लासेस किस तरह चलेंगी? बेटा आप देखिए, अगर मैं शेड्यूल पर बात करूं तो आप तमाम लोगों को पता होगा कि ये जो अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट, इसमें रमजान पड़ता है और रमजान थोड़ा माशाल्लाह आप लोग पढ़ने में मुश्किल हो जाते हो। सही। और रमजान आएगा बिल्कुल एंड ऑफ सेशन के करीब, कि जब अप्रैल का महीना चला होगा तो उस वक्त रमजान का एलिमेंट होगा। रमजान में एक फैक्टर ये भी होता है कि क्लास टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। फिर जो जॉब वाला बच्चा है वो 3:30 बजे फारिग हो रहे हैं, 4 बजे यहाँ आ रहे हो, 6:30 पौने 7, 7 बजे इफ्तार है। तो एक बड़ा भागा भागी का दौर होता है। यानी मैं बच्चों की आधी से ज्यादा इफ्तारियां रोड पे करवाऊंगा, इससे रोड वालों का हौसला बढ़ता है। नहीं यार, कोई उनसे इफ्तार नहीं लेगा, उनका दिल टूटेगा कि लोग रुक रुक के इफ्तार नहीं ले रहे। सही। तो रमजान के अंदर मैं चाहता हूं कि हम कम से कम बर्डन करें, और ये जो भी वक्त है इसमें हम चीजों को पढ़ें, जान मारे। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी है, याद रखना, एंड में एक्स्ट्रा क्लास लगाने से बहुत बेहतर है कि अभी एक्स्ट्रा क्लास लग जाए, अभी बंदा रिलैक्स है, एंड में एक मारा मारी का दौर होता है। सही। तो बेटा वैसे तो मैं 4 क्लासें हमेशा ही लेता हूँ शेड्यूल, 4 क्लासें हमारी शेड्यूल हर हफ्ते होती है, हमेशा से लेते हैं। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम लोग बिफोर रमजान कुछ हफ्तों में एक आध दिन एक्स्ट्रा आकर और रमजान का बर्डन रिड्यूस करें, कि भाई रमजान के अंदर हमें ऑफिस डे पर जैसे हम 4 क्लासें लेते तो रमजान में फिर हम 3 पर आ जाए, और जो रमजान की एक एक क्लास आगे लेनी थी वो हम पीछे कुछ हफ्तों में कवर करते हुए चले। और ये एग्रीड बात है कि बेटा रमजान में इंसान की पावर कम हुई थी, जैसे आप लोग का एलिमेंट ऐसे हम पर भी अप्लाई होगा। सही। और मेरे जैसा टीचर जिसको भूख बार बार लगती हो तो सही। तो ये सारी चीजें कंसिडरेबल फैक्टर्स हैं। बेटा जो टाइम टेबल हम लोग माजी में फॉलो करते रहे वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अच्छा अभी सारे स्लॉट्स खाली हैं, तो अगर हम कोई दिन चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं अगर किसी का क्लैश हो। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटा इसलिए कि सर मैं सुबह सो रहा होता हूं तो क्लास नहीं छोड़ा करो, कोशिश करो कि जैसे संडे है तो हम लोग सुबह के वक्त पढ़ लें। सही। वरना शादीशुदा लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है, वो रोते रहेंगे एंड तक। सही। थर्सडे बेटा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इट्स सेट कि हम 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लेंगे क्लास। सही। इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा सैटरडे जॉब वाले कितने लोग हैं? एक बंदा है, 2 बंदे हैं, और किसी की सैटरडे को जॉब नहीं होती, हाफ डे। सैटरडे की जगह वेडनेसडे कर लो। रहने दो यार, सैटरडे उसकी वजह ही होती है कि मेजॉरिटी लोगों की सैटरडे को छुट्टी होती है ना, तो वो थोड़ा इज्जत से पढ़ सकेंगे। खैर हम लोग आएंगे 7 बजे, आप लोग ऑफिस से वापसी में, और संडे को फिर सुबह 11 से 3 कर ले। 11 बजे उठ जाते हो भाई यार, फिर मुझे आगे P7 भी लेनी होती है ना, फिर अब मेरी गलती से शादी हो गई है
तो 10 से 2 लेकिन उठेंगे नहीं 10 बजे बेटा, ये रो रो के मर जाएंगे। तो आखिरी का आधा 1 घंटा फिर तुम उससे आखिरी का 1 घंटा फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना, तुम्हारे पास गैप होगा बड़ा। तो संडे 11 से 3 सौदा डन है भाई। चाहिए सुबह 11 है भाई। ये भी मैसेज है सर, आपने से 11 लिखा था, सुबह के या रात के? सही। तो बेटा ये कुछ इस तरह हमारा शेड्यूल चलेगा। अगर वीकडे में आप लोग एग्री करोगे तो हम जैसे अगर 6:30 आ गए तो हम लोग 10 बजे भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 इसलिए रखता हूं ताकि ऑफिस वाले रिलैक्स होकर आए। लेकिन खुदा के लिए 7 बजे आ जाना है बेटा। सेठ से इतनी भी वफादारी ना करो, वो तो चाहता है तुम पास ही ना हो, तुम्हें प्रमोशन देना पड़ेगा, मैं ही तुम्हारा खैर खाऊं। सही है। तो बेटा ये इस तरह मामलात रहेंगे। कोशिश क्या करें बेटा, किसी दिन अगर आप नहीं आ सके, जैसे यूसुफ आप मेरे दोस्त ये बड़ी छुट्टियां करते थे, कभी नहीं आ सके तो कोशिश करें बेटा ऑनलाइन लाइव ले ली क्लास, कोई उसमें बुराई नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है। लेकिन जब ऑनलाइन लाइव ले, इज्जत से खुदा के लिए मोबाइल पर लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डिंग भी मोबाइल पर नहीं सुननी। मोबाइल की मैं तुम लोग को की नहीं दूंगा, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा ना उसकी हम की देंगे। मोबाइल की अलग है और कंप्यूटर की, मोबाइल की मैं तुम लोग को दूंगा ही, क्योंकि मैं चाहता हूं मोबाइल पर पढ़ो ही। इतनी सी स्क्रीन के अंदर लेक्चर सुन रहे हो तो उसमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ रहे होते, तो ये ना करो। एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर पर इज्जत से बैठकर पढ़ो। अगर आप घर पर बैठकर भी पढ़, कोई बुराई नहीं है। और अभी कोविड के दौर ने दुनिया में साबित कर दिया कि हम घर पर बैठकर नॉर्मल पढ़ सकते हैं, पढ़ाई हो रही है, तो इसमें बुराई नहीं है। आप घर पर बैठकर पढ़ो तो भी इज्जत से पढ़ो, कभी प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, वो कॉपी हो रहा है, सब कुछ वही चलेगा। सही। जो लोग लाइव ले रहे होते हैं वो लोग चैट बॉक्स पर सवाल कर सकते हैं। सही। इंशाल्लाह 1-2 क्लासों में कुछ ऐसा सिस्टम भी कर दूंगा कि अगर कोई ऑडियो में बोलकर सवाल करना चाहे तो वो बोलकर भी सवाल कर ले, तो जो लाइव वाले वो भी क्लास में पूरी तरह जुड़े रहेंगे। मेरी एडवाइस होती है बच्चों से कि आप लोग कोशिश करो कि फिजिकल आओ। जब आप मेरे सामने होगे तो वो पढ़ने की बात अलग है। लाइव इज गुड, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गुड, बट उसका डेमो बदल मेरी नजर में नहीं। जब आप मेरे सामने होते हो तो मुझे आपके चेहरों से पता चल रहा होता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। वक्त के साथ मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे, तो फिर लाइव क्लास में बेइज्जती का भी एक अजीब माहौल होता है। ऑनलाइन में मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा होता तो वो फिर एक रिश्ता टूट जाता है। बट अगर भाई कोई मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, कोई ऐसी चीज है, तो फिर आपने लाइव या रिकॉर्डिंग ली, वरना कोशिश करें कि ऑन कैंपस आकर पढ़े। ओके, कोई सवाल? सही। एलएमएस के अकाउंट्स का मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक ही आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो फिर आप लोग क्लासों के साथ जुड़ जाएंगे हमारी। अच्छा, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे। अच्छा, कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल मेरा ओरिएंटेशन है। तो अब जो हम लोग रेगुलर शेड्यूल फॉलो करेंगे दैट विल बी फ्रॉम फ्राइडे 7 PM। डन है भाई? लड़के तुम मुझे ढीले लगते हो थोड़े। तुम्हारा नाम क्या है? रामेश। सही है भाई रामेश, नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, झूठ नहीं बोल। सही। चले, तो बेटा ये सारी डिस्कशन है, बात शुरू करते हैं बेटा पढ़ाई के ऊपर। पहले टॉपिक से बात शुरू करते हैं। जब आए हैं तो कुछ पढ़ के ही जाए। सही। पहला पहला दिन है, जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन 9 सवा 9 तक तो पढ़े बेटा, वरना घर वाले बोलेंगे बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए, अरसे बाद घर वालों की जान छुटी है। चले, और बेटा ये जो कुछ बच्चे लेकर आए बेटा, ये नहीं लाए करें, एक रजिस्टर ले लो बेटा। बहुत मोटे मोटे रजिस्टर भी नहीं लीजिएगा बेटा, फिर आप लोग फाड़ देते हो रजिस्टर। चल, अच्छा सर, स्टडी मटेरियल हमने क्या यूज करना है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा बेटा, स्टडी मटेरियल के लिए मैं बच्चों को एक बात ये कहता हूं, मटेरियल के, ये भी बता दूं भाई फिर भूल जाएंगे, लिख लो ये सारी बातें। लिखवा मैं सब इसलिए देता हूं ताकि सबूत रहे, बाद में सर आपने तो टॉपिक ही नहीं बताया। स्टडी मटेरियल के अंदर बेटा
एक तो रजिस्टर है आपका, ये अपने आप में पूरा, ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड होगा, यही नहीं पढ़ा जाएगा एंड में, सही। तो बेटा एक तो स्टडी मटेरियल में आपकी क्लास रजिस्टर है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चे सब कुछ क्लास में लिखें, कभी आपसे छुट्टी भी हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग सुन लो, किसी से काम ले लो, ये सब करते हुए चलना, जैसे बचपन में पढ़ते थे। पढ़ने के तरीके वही है बेटा जो बचपन में सिखाए गए। ये जो आजकल के जदीद तरीके के मैं किसी का रजिस्टर कॉपी करा लूं, ये सारे पास होने वाले तरीके नहीं है। तो एक तो बेटा क्लास रजिस्टर है। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद मेरी अपनी एक बुकलेट है, ATX बुकलेट। अच्छा, अब इस बुकलेट के अंदर मैं क्या कर देता हूं, एक तो आपके पास इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, तकरीबन 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। सर क्या ये 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम एग्जाम के टाइम करके जाने होते हैं? नहीं, ये होते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ाया, तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक सवाल करा दूंगा। तो ये सवालात बस क्लास की हद तक होते हैं, जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो सिर्फ इन पर एक नजर घुमा लेते हो। तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, इसमें लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स होंगे, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के पास्ट पेपर्स होंगे, समरी नोट्स होंगे, समरी नोट्स होंगे, और मेरे अपने पास्ट पेपर सॉल्यूशंस होंगे। सही, ये तमाम चीजें ATX की बुकलेट में होंगी। अच्छा, मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई दिस इज इनफ। सर अगर कोई बच्चा बुक पढ़ना चाहे, सर क्या बुक पढ़ने का कोई फायदा है? यस है, खत्म बस, बिल्कुल बुक पढ़ने का फायदा है। लेकिन बेटा अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि इसकी बुक भी 2400 पेज की किताब होती है, बड़ी सी किताब होती है, देख के ही डर लगता है। तो जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे, बेरोजगार कम्युनिटी कौन कौन है भाई हमारी क्लास में? तो बेटा जो लोग जॉब नहीं कर रहे, आप लोगों ने बुक पढ़नी है। सी जो जॉब वाले, देखो जॉब वाला बेचारा मसरूफ है, सुबह 9 बजे से लेकर 6-7 बजे तक सेठ की गालियां सुन रहा है, क्लास में मराव आएगा, फिर मेरी गालियां सुनेगा, सही। फिर घर जाता है तो अगर शादीशुदा है तो उधर अलग जुल्म चल। तो जो जॉब वाले हैं उनको भी मैं कहता हूं भाई अगर आप टाइम दे सकते हो तो पढ़ो, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे तो बेटा आपने कैप्लिन की बुक पढ़नी है, रीड करो। यकीन करें बेटा बुक पढ़ने से फायदा होता है। असल में देखो होता पता है कि जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आपका एक सेल्फ थिंकिंग प्रोसेस चलता है। जब आप क्लास में पढ़ रहे होते ना तो आपका अपना दिमाग थोड़ी, तो मेरा दिमाग है जो मैं आपके ऊपर हावी हो जाऊंगा चीख चीख के कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपका अपना सेल्फ थिंकिंग नहीं चल रहा। आपकी अपनी सेल्फ थिंकिंग कब चलेगी? जब आप बुक पढ़ोगे। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बताऊं, एक यूके की स्टूडेंट है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम कभी कभार इंडिविजुअल पढ़ा रहे होते हैं, तो यूके में वो कॉलेज में भी पढ़ती है, क्योंकि उधर आमतौर पर आपका एम्प्लॉयर आपके कॉलेज की फीस पे कर रहा होता है, और वो फिर प्राइवेट ऑनलाइन भी पढ़ रहे होते हैं। तो बेटा मुझे इतनी हैरानी हुई, एक स्टूडेंट में पढ़ा रहा था, उसको उसके कॉलेज ने 1 वीक में पूरा एडवांस टैक्स का कोर्स पढ़ा दिया। मैंने कहा ये कैसे? बोला सर यहाँ इतना ही पढ़ाया जाता है, और वो 1 वीक कैसे? दिन में 9-9 घंटे की 5 क्लासें, बस 9-9 घंटे की 5 क्लासों में पूरा कोर्स हो जाता है खत्म। उसके बाद मॉक दिया, बोला बेटा खुद कर लेना। और इन कोर्सों की फीस पाकिस्तानी रुपए में 1.5-1.5 2-2 लाख होती है बेटा, और इधर हम तुम लोग कितनी फीस में कितना पढ़ाते हैं। अब सवाल, सर पासिंग रेशियो यहां ज्यादा होता है वहां ज्यादा होता है? वहां ज्यादा होता है, क्यों? बेटा उधर बच्चा खुद मेहनत करता है, इधर अपना बच्चा स्पून फीडर, फेल हो जाएगा ना तो बोलेगा ही नहीं मेरी गलती, बोला सर आपने पढ़ा ही नहीं था। अबे यार, तो पूरा सेशन तुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि टीचर पढ़ा नहीं रहा। तो बेटा प्लीज अपनी पढ़ाई लाजमी करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तुम पास अपनी मेहनत से होगे और तुम फेल भी अपनी काहिली से होगे। मेरा से पता है क्या, मैं फेसबुक पे चीखूंगा, यस मेरी पोजीशन आ गई। तुम अपनी मेहनत से पास हो गए, तुम अपनी मेहनत से पोजीशन लाओगे। जो बच्चा जाती स्टडी करता है वो हमेशा ज्यादा नंबर लाता है। और बेटा अब आप लोग माशाल्लाह फाइनल्स में बैठो, आप लोगों ने
देखा है आपने, बच्चों को देखा है, और आप लोगों ने घाट घाट का पानी पिया है, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, ये सब किया है। बेटा जो आप जाती तौर पर पढ़ोगे वो इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो घटिया टीचर से पढ़ के भी पोजीशन मारते हैं, सीधी बात है। और जो घटिया बेकार बच्चे होते हैं ना, जो नहीं पढ़ते खुद से, उनको आप बड़े से बड़े टीचर के सामने बिठा दो, फेल होगा। तो बेटा प्लीज अपनी एफर्ट करनी है। कैप्लिन की बुक, अच्छा देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लाजिम है, मेरा रजिस्टर एक एक चीज कवर करेगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, थ्योरी कैलकुलेशन सब पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो ये आपको एक एज देगा। सर व्हाट अबाउट एग्जाम किट? बेटा जब मैं लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर क्लास में करा देता हूं, तो मैं फिर एग्जाम किट को एडवाइज नहीं करता, क्योंकि किट में भी पास पेपर ही होते। लेकिन स्टिल सर अगर मुझे करना हो तो आप कैप्लिन की बिल्कुल किट करें, कैप्लिन की एग्जाम किट बिल्कुल आप करें बेटा। किट के अंदर आपको 10-15 नए सवाल मिल जाएंगे जो पुराने सवाल होते हैं, क्योंकि किट में होता ही है कि रीसेंट 2-3 अटेम्प्ट नहीं होती, पुराने सवाल भी लगे हुए होते हैं। ओके, पुराने सवाल। सर ये बुक और किट एलएमएस पर होगी? बेटा कैप्लिन की नहीं होगी, हमें मरना नहीं है। सर ये कॉपीराइट का इशू है, बुक किट आप लोग अपने मार्केट से खरीदो, ओरिजिनल खरीदो, सही, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, सही है। हाँ, मेरी बुक आपको मिल जाएगी एलएमएस पर, सही। तो बुक किट आप लोगों को बेटा खुद अरेंज करनी होगी। आप सब पाकिस्तानी हो, आप लोग माशाल्लाह, कल मिर्चा वाला में बुक शॉप है, तो यू आर वाइज इनफ, सही। तो बेटा जो बच्चे जॉब करने वाले बच्चे जो 50 की मेहनत करते हैं, वो तो ये भी कर ले बहुत है, सही। लेकिन अगर आप बुक और किट पढ़ोगे तो यकीन करो देयर विल बी अ डिफरेंस, सही। ऐसा नहीं हो सकता कि बुक पढ़ावा और बुक ना पढ़ावा बराबर हो जाए। ओके भाई, तो बेटा जैसे वो तबलीग वाले नियत कराते हैं भाई 40 रोजा जाना है, तो बेटा अभी नियत कर लो कि इस बार हमने स्टार्ट से पढ़ना है, पढ़े ना पढ़े बात की बात है, स्टार्ट से पढ़ना है, बुक पढ़नी है, स्केचेस बनाने हैं प्रॉपर, सही। तो इंशाल्लाह चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ओके बेटा, चले बेटा बात शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न। बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पर बेटा बात शुरू कर रहे हैं। ओके ना बेटा, जब हम इनकम रिटर्न की बात करते हैं, बेसिक रिटर्न, तो ये आप समझ लो कि ये क्लरिकल लेवल वर्क है। क्लरिकल लेवल वर्क क्यों बोला? क्योंकि आज के दौर में बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न हाथ से नहीं बनता। अब तो जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी एफबीआर ने आईरिस लगाया हुआ, आप ठक 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 एंट्री करो, खुद ब खुद टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यूके में भी बिल्कुल एचएमआरसी, हर मजिस्ट्रेट एंड कस्टम का सॉफ्टवेयर मौजूद है। अच्छा, पाकिस्तान का टैक्स डिपार्टमेंट इज एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यूके का टैक्स डिपार्टमेंट इज एचएमआरसी, हर हर इसलिए क्योंकि क्वीन है, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम एचएमआरसी, सही। बेटा फिस्कल ईयर जो फॉलो होता है, सर बच्चों वाली बात बता रहे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो बिल्कुल भी गुरूर नहीं की। हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स, अक्सर आप पूरे कोर्स के दौरान एचएमआरसी का वर्ड सुनोगे। फिस्कल ईयर बेटा क्या है हमारा? यूके में फिस्कल ईयर क्या है भाई? फिस्कल ईयर की डेट क्या है? 6 अप्रैल 2020 टू 5 अप्रैल 2021, ये हमारा फिस्कल ईयर 20 है। लेकिन यूके में जो फिस्कल ईयर शुरू होता है वो 6 अप्रैल से शुरू होता है और 5 अप्रैल पर खत्म होता है। पाकिस्तान में क्या है? 1 जुलाई से 30 जून अपना फिस्कल ईयर है, सही। तो ये यूके का फिस्कल ईयर है। ओके नाउ बेटा, जब हम बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न पर बात करते हैं, तो यूके के अंदर बेटा जो इनकम टैक्स रिटर्न है, बेटा यूके के अंदर जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसमें इनकम 3 हेड्स में डिवाइड हुई हुई। इनकम इज डिवाइडेड इन 3 हेड्स
फॉर टैक्स पर्पसेस। टैक्स पर्पसेस के लिए जो इनकम है बेटा वो 3 हेड में डिवाइड हुई है। टैक्स पर्पसेस के लिए जो इनकम है बेटा वो 3 हेड में क्या हुई है, डिवाइड हुई है। 3 हेड क्या है? हेड नंबर 1 इज नॉन सेविंग इनकम, हेड नंबर 2 इज सेविंग इनकम, और हेड नंबर 3 इज डिविडेंड इनकम। सर ये 3 हेड क्यों हैं? बेटा हर हेड के टैक्स अलग अलग है, हर हेड के टैक्स रेट अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही, एम्प्लॉयमेंट के रेट अलग हैं, बिजनेस इनकम के रेट अलग हैं, सही। नॉन सेविंग इनकम्स, सेविंग इनकम्स एंड डिविडेंड इनकम। बेटा अब मैं आपके सामने टैक्स रिटर्न का फॉर्मेट बना रहा हूं। अच्छा मेरी एडवाइस है कि आप लोग साथ साथ कॉपी नहीं किया करो। मैं हर बार जब बोर्ड भर जाएगा तो 2-3 मिनट रुकूंगा, तो जिन्होंने कॉपी कर लिया वो क्या कर लेंगे उसमें, तो बैठे रहना इससे बेहतर है कि जो कॉपी नहीं कर रहा उसको फॉलो करो, सही। टैक्स रिटर्न बेटा किस तरह है कि 3 हेड है। नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम जैसे मैंने कहा बेटा 3 हेड है। तीसरा हेड क्या है? डिविडेंड, सही। और आखिर में एक टोटल का कॉलम बना लिया करो। सर टोटल कॉलम क्यों बना, क्या फायदा है? बेटा इसका फायदा आगे होगा, जब आप लॉसेस वगैरह कर रहे होगे ना तो टोटल के कॉलम से आपको फायदा होगा। अभी शुरू में आपको ये बेमायने लगेगा, लेकिन वक्त के साथ आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। बेटा हमेशा याद रखिएगा टैक्स इज ऑल अबाउट फॉर्मेट्स, अप्रोच, अप्रोच सीखो और अपने हाथ पर चीजों की। जैसे मैं लॉसेस जब पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों को कभी भी लॉसेस मुश्किल नहीं लगा, वो ठक 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 लॉसेस करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं जो अप्रोच सिखा रहा हूं ना, यानी मैं ये भी बोलता हूं बेटा एक एक लाइन छोड़ करो, इतनी डिटेल में जाकर अप्रोच सिखाता हूं। जब आप अप्रोच को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। बेटा नॉन सेविंग इनकम के अंदर आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम। सर अब ये कैसे निकलेगी एम्प्लॉयमेंट इनकम? बेटा देखो ये चीजों से नहीं डरो, ये सब पढ़ाया जाएगा, पूरा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट इनकम आगे। ट्रेडिंग इनकम, ये नॉन सेविंग के हेड में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी इनकम जो रेंटल्स हैं, फिर आपके पास बेटा एक नई तरह की इनकम आएगी, रीट, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इनकम। सर ये क्या होता है? मैंने कहा सब एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके पास एक ट्रस्ट इनकम आएगी, ट्रस्ट, ट्रस्ट की इनकम्स होती हैं, वो कभी नॉन सेविंग होती है और कभी डिविडेंड होती है, किसी एक हेड में क्लासिफाई होती है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रस्ट पर, ये भी आप आगे पढ़ोगे। फिर इसी तरह आपके पास एक होती है पेंशन इनकम। तो सर ये सब कब पढ़ेंगे? बेटा देखो मैं बार बार कह रहा हूं ये सब आगे पढ़ाया जाएगा, अभी तो सिर्फ एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि रिटर्न कैसा लगता है। थोड़ा बेटा मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो जागते रहोगे वरना सो जाओगे, सही। फिर आपके पास बेटा इंटरेस्ट इनकम होती है, ये सेविंग के कॉलम में जाएगी। फिर आपके पास बेटा डिविडेंड इनकम होती है, जो कंपनी से डिविडेंड आ रहे हैं, सही। टोटल में सारी एंट्रियां पोस्ट करता जा रहा हूं, ये सब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी? बोलो बेटा, टोटल इनकम। क्या आ जाएगी बेटा? टोटल इनकम। सही है भाई, क्या नाम है लड़के तुम्हारा? अनस, अनस, सही है। अब सारी इनकम्स अभी तो गिवन होंगी, ये कैसे कैलकुलेट होती है इनके पीछे पूरे पूरे चैप्टर है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कैसे निकलती है सब सीखेंगे। फिर एक होता है पर्सनल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस। बेटा यूके के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम माफ है, यूके के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम क्या है?
माफ है 12,500 पाउंड ये माफ होते हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता। फिर आ जाती है कौन सी इनकम? टैक्सेबल, जिस पर फिर टैक्स लग जाएगा। सर ये सब कैसे आएगा? बेटा कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बातें। एक बार जब सवाल कराऊंगा आपको खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही, इस तरह चलता है। पर्सनल अलाउंस बेटा जो आपके पास होता है वो 12,500 पाउंड फॉर द करंट फिस्कल ईयर। 12,500 पाउंड का पर्सनल अलाउंस है। पर्सनल अलाउंस जो आपके पास है बेटा वो है 12,500 पाउंड। और जो टैक्स के रेट हैं, सुनिएगा बेटा, जल्दी नहीं करो, इधर देखो। तो अभी मैं सिर्फ नॉन सेविंग के टैक्स रेट पर बात कर रहा हूं। वो 3 हिस्सों में टूटे हुए। बेसिक रेट बैंड ये होता है 37,500 पाउंड तक। इसमें टैक्स का रेट होता है 20%। हायर रेट बैंड ये चलता है 37,500 से 1.5 लाख पाउंड तक। बेटा ये सालाना इनकम्स हैं, 40% टैक्स। और एक होता है एडिशनल रेट बैंड, ये होता है 1.5 लाख पाउंड से फिर आगे अमीर लोगों के लिए 45% इनकम टैक्स। सर ये सब कैसे होगा? मुझे तो डर लग रहा है। कुछ भी नहीं बेटा, बच्चों वाली बातें, फॉर्मेट है। अभी एक एग्जांपल कराऊंगा ना, हंसते हंसते हो जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। तो अनस, यूके का टैक्स डिपार्टमेंट, HMRC, फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि तुमने उस फिस्कल ईयर में जो कमाया उस पर टैक्स लगाओगे ना। एग्जाम इस साल का टैक्स निकालो। 3 हेड में इनकम टूटी हुई है, नॉन सेविंग और डिविडेंड। नॉन सेविंग, सेविंग और नाम भूल गया हूं तुम्हारा, हो तो तुम पुराने चावल। जैन जैन जैन, हाँ मेरा F4 का स्टूडेंट था ना लॉ का। ओ F1 भी लिया था, भूल जाता हूं, पैसे खा लिए ना मैंने ना। बेटा टैक्स रिटर्न बेटा 3 हेड है, नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड, आखिर में टोटल का कॉलम बना दिया। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इनकम की क्लासिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट, ट्रस्ट, पेंशन। इंटरेस्ट को वो सेविंग इनकम बोलता है क्योंकि इंटरेस्ट सेविंग्स पर कमाया जाता है, और डिविडेंड को फिर वो अलग हेड में रखता है। बेसिकली डिविडेंड के रेट नॉर्मल रेट की निस्बतन कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? ऑलरेडी कंपनी में भी तो टैक्स हुई है। अरे लड़के, बेटा ऑलरेडी कंपनी में तो मेरा पैसा टैक्स हुआ, फिर डिविडेंड निकला, फिर दोबारा टैक्स हुआ, तो टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का हाथ रखता है। इसीलिए डिविडेंड के रेट ये सब पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ नॉन सेविंग के रेट लिखे। पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम, पर्सनल अलाउंस 12,500 पाउंड है। इनकम में से शुरू के 12,500 माफ हो जाते हैं। टैक्स के रेट है, सही कॉपी करो, एग्जाम्पल कराऊंगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछ रहे? क्या नाम है तुम्हारा? उजैर जी, उजैर। बेटा ये जून, तो आप किस अटेम्प्ट में पेपर देना चाह रहे हो? जून में ना, ये जून अटेम्प्ट के लिए, सही। अच्छा देखो बेटा, फिस्कल ईयर ऐसा नहीं होता कि प्रो रेट हो रहा होता है। आपने उस पूरे फिस्कल ईयर में जो पैसा कमाया वो फिर इन रेटों पर आ जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि भाई आप सैलरी उठा रहे हो, तो ये 5 अप्रैल बोलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसे 31 मार्च कर लेते हैं, यानी 5 दिन की राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। तो मार्च तक की जो तनख्वाह उठाई जाती है वो पुराने में चली जाती है और फिर नए बैंड में चली जाती है। ये टू बी एक्यूरेट 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल है, लेकिन हम कैलकुलेशन जब कर रहे होते हैं तो हम 31 मार्च बोलते हैं। जैसे आपको अपनी F6 की बातें याद हो तो हम बोलते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च, सही। कॉपी करें बेटा। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, 1 मिनट, ऐसा क्या कर लेगा?
कॉपी करें बेटा प्लीज। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया, तमाम लोग आ गए व्हाट्सएप ग्रुप, तो चेक कर लो ना बेटा कोई। अब मैं तेरा नंबर ढूंढूं पार्टिसिपेंट्स, आगे चले गुड। उजैर साहब अब आ गए, नहीं आए ग्रुप पे? जो बच्चे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए बेटा, क्लास के एंड में अपने नंबर लिखवा दीजिएगा, तो आप लोगों को ग्रुप पर ऐड करा दूंगा। हो गया भाई कॉपी? यूसुफ, खूबसूरत हो गया हूं ना यार, अब घर से निकले ही नहीं, क्या करें। मैंने, सर साइकिल टूट जाएगी। आखिर में मैंने दिसंबर की 15-16 तारीख को मैंने कहा मैं एक्सरसाइज करूं, जिम की मेंबरशिप ली, पूरे साल के पैसे भर दी, और गवर्नमेंट ने जिम ही बंद कर दी। पहले मैंने, माशाल्लाह आप देखो खर्चा में नसीब अपने ऐसे है ना, पहले तो पूरे साल के पैसे भरे, सही, फिर अपने भी जाए कि बीवी के भी जाए, फिर दूसरा एक हफ्ता एक्सरसाइज करी, फिर मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, उधर एक ट्रेनर होता था और रोज खेलता था, ट्रेनर को पैसे दिए और ठीक अगले दिन गवर्नमेंट ने, चाहते ही नहीं लोग पतला हूं, फिर मैंने कहा मैं और खाओ, चले जाने भाई। आइए जरा बेटा एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्वेश्चन 1, सही, मिस्टर ए हैज फॉलोइंग इनकम्स इन टैक्स ईयर 2020-21। बेटा प्लीज गौर से सुनिएगा, ट्रेडिंग इनकम 30,000, एम्प्लॉयमेंट इनकम 20,000,
एंड प्रॉपर्टी इनकम 1000। सही है भाई, ये इन साहब की 30, 20 एंड 10। हमें इनका टैक्स निकालना है। बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी नहीं करो, आप 5 मिनट बहुत इज्जत से सुनो, चाहे आपको हो या ना हो, ताकि आप फॉर्मेट सीख सको। गौर से देखिएगा प्लीज। अनस, आपने बहुत गौर से सुनना है। अनस बेटा देखिएगा, टैक्स रिटर्न बना रहे। अनस, नॉन सेविंग इनकम है तीनों, इंटरेस्ट डिविडेंड नहीं, और अभी मैंने पढ़ाई भी नहीं सेविंग डिविडेंड वगैरह। एक इनकम कौन सी है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितनी है? 30। ये आ गया नॉन सेविंग। दूसरी क्या है बेटा? एम्प्लॉयमेंट। ये कितनी है भाई? 20,000। और क्या है भाई? प्रॉपर्टी। ये कितनी है भाई? 10,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 60। डन हो गया। मुश्किल है? पर्सनल अलाउंस। बेटा तुम्हारी इनकम में से कितना माफ है? 12,500। कैलकुलेटर तो निकाल सर, कैलकुलेटर नहीं होता तो मोबाइल निकाल लें बेटा फौरन से। टैक्सेबल इनकम 47,000। डन हो गया। मुश्किल काम। अब देखो इधर, हमने कर लिया कैलकुलेटर। अच्छा 57, 47। अब देखो इधर, अनस बैंड क्या है? कितना? अच्छा अब देखो, याद रखना, दीज आर बैंड्स। बैंड का मतलब है स्लॉट है ये आपके। इनकम का शुरू का 37,500 20% पर जाएगा। 47,500 है, शुरू का 37,500 7,500 हो गया। बाकी कितना बचा? 10,000। कितने पे गया? कितना आया? 7.5 और 4। मुश्किल है? इतना आसान तो है। मुश्किल है तो कॉपी कर बेटा, रुका हुआ क्यों है? बेटा देखिए, सिर्फ आना फॉर्मेट से। अच्छा अब हकीकतन ये सारा काम तो फॉर्मेट पर खुद ब खुद कंप्यूटर कर रहा होता है, तो सर ये टैक्स रिटर्न आप बनाना क्यों सिखाते हैं? बेटा जितनी भी इनकम्स आप पढ़ोगे आगे आपको उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस डेवलप करने होंगे। तो ये समझो, इसका इस चैप्टर का नाम ही बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न। सही, इसी में बेटा फिर इश्यूज ऐड होते जाएंगे। अनस बात समझ आइए? बेटा इनकम ऐड करनी है, पर्सनल अलाउंस डिडक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम आई और टैक्स लगा दे, जीते हो गए तुम तो। और ये मास्क नाक में से नीचे रखने का कोई फायदा नहीं होता, बिला वजह मास्क जाया कर रहा है, नहीं तो मेरी तरह टार्जन बन के।
बेटा जो बच्चे कॉपी कर लें, छोटा सा क्वेश्चन 2 है, ये भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 2 बेटा ट्राई करें। हो गया भाई क्वेश्चन 2? अनस तुमने भी कर लिया? लड़के तुम तो जीते हो गए। एक रजिस्टर ले आते तो क्या ही बात हो जाती। अभी कॉपी कर लेना, वरना ऐसी ये मांगे दांगे के कागज खो जाएंगे। क्या आ रहा है भाई टैक्स? जी 15.5, 17.5। शर्म कर उस्मान, शर्म कर। पाकिस्तान थोड़ी ये 2000 खा जाएगा। उजैर आपका क्या आ रहा है बेटा टैक्स? तो माशाल्लाह नए लाए। 17.5 आ रहा है। चेक करो, गलती करी होगी यार, इस सवाल में भी गलती होगी। 40, 15 और कम है। पर्सनल नाउन डिडक्ट किया। लड़के क्या आ रहा है? अबे टैक्स क्या आ रहा है? ये बच्चे होते हैं मोबाइल ही नहीं रखते, मोबाइल ही नहीं लाना। हाँ वैसे आजकल चीन से ज्यादा है। यूसुफ सुन सुन के चले आइए बेटा। देखिए बेसिक कैलकुलेशन ये इनमें आमतौर पर गलती होनी ही नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा। ऑनलाइन वालों का भी 17.5 ही आ रहा है बेटा, माशाल्लाह सबका सेम सेम टैक्स आ रहा है। चलो देखिए बेटा, नॉन सेविंग उस्मान मेरे दोस्त, ट्रेडिंग कितना है दोस्त? उस्मान 40, एम्प्लॉयमेंट 15, तो ये हो गया भाई। और क्या है भाई? और 20,000 प्रॉपर्टी। सही हो गया तुम्हारा आंसर। और 20 हो गया प्रॉपर्टी। तो 40, 20, 15, 75 की कम आ गई। सही है भाई। इसमें से क्या डिडक्ट होगा? पर्सनल अलाउंस। कितना है भाई पर्सनल अलाउंस? 12,500। क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम कितनी? 62,500। डन हो गया। टैक्स लगा दें शुरू के 37,000 और 500 पर। कितना टैक्स है? कितना आया? 7,500। डन है भाई। और बाकी कितना बचा? बेटा देखिए तरीके से क्या करें काम, टोटल लिखें, फिर यहां ऐसे बॉक्स बनाएं, खूबसूरत काम करें। 25,000 कितना लगा दें भाई टैक्स? डन हो गया भाई। 10,000 कितना आ गया भाई? ऐसा तो ना करो। डन है भाई, क्लियर है बेटा। वैसे ही टैक्स रेट पेपर में गिवन होंगी, टैक्स रेट शीट पेपर में गिवन होती है, ओके। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें याद हो जाए। डन है। लड़के आप क्या सॉल्व कर रहे हो इतनी देर से? मैसेज कर रहे हो? चलो आइए गौर से सुनते हैं भाई। बेटा आज यही रोकते हैं बात को, पहला पहला दिन है, आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा। सही। बाकी वैसे आइंदा 10:30 का मतलब 10:30 होता है भाई, कभी 11:15 भी हो सकता है। हाँ मूड पे है भाई। सही। मेरी भूख पर है, भूख लगे कर। हमने क्या क्या डिस्कशन करी आज? हमने थोड़ी शुरुआती बातचीत, टैक्स रिटर्न हुई,
बेसिक कोर्स स्ट्रक्चर, पेपर आउटलाइन। सही बेटा, देखिए मैं फिर कहूंगा ATX इज इजी टू पास एज फार एज के आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, छुट्टी नहीं करनी, कंसिस्टेंसी रखनी है बेटा। कंसिस्टेंसी से चलेंगे तो इंशाल्लाह बेटा आपके लिए मामलात आसान रहेंगे। छुट्टी करोगे, ये सब करोगे, थोड़ा तंग हो जाओगे। और अगर कभी खुदा ना खास्ता छुट्टी हो, मैंने आप लोगों को पहले बोला कि आप लोग रिकॉर्डिंग्स को फॉलो कीजिए। सही। ये जो कोर्स बेटा आप पढ़ रहे हो, ये कोर्स आप लोगों का मार्च 2021 की अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। सही। तो ये थोड़ा एक टेक्स्ट के लिए हमेशा जून इज द बेस्ट अटेम्प्ट, कि खुदा ना खास्ता अगर आपका पेपर है तो आप लोग चांस ले सकते हो अगली अटेम्प्ट में। लेकिन हमने ऐसी कोई नियत दिमाग में नहीं रखनी, हमने कोशिश करनी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकालें, 6 नंबरों के साथ निकालें। खास तौर पर वो लोग जो जॉब नहीं कर रहे बेटा, आप लोगों ने बुक को भी रीड करना है। सही है, बुक भी रीड करनी है, साथ चीजें लेकर चलेंगे, चीजें आसान होंगी। आप ऐसे समझ लो बेटा, आज आपने ये पढ़ा ना, घर गए और ये जो स्ट्रक्चर आपने टेक्स्ट रिटर्न का बनाया, सवाल छोड़ दो, सिर्फ रूल एक जगह लिखिए और एक कॉपी बनाना शुरू कर दो जिसमें खाली रूल्स लिखोगे। सही। ताकि फिर उन रूल्स पर नजर घुमाते रहोगे तो यूसुफ बेटा चीजें क्या होती जाएंगी, रिवाइज होती जाएंगी। सही बेटा, बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुम लोगों ने शुरू में नियत करी है कि यार पिछली बार एंड में पढ़ के बहुत पछताए थे, इस बार शुरू से पढ़ेंगे, और फिर वही गलती दोबारा हो जाती है। तो बेटा कोशिश करेंगे इस बार वो गलती, ये बात है सबको पता है कि शुरू से पढ़ेंगे तो एंड में फायदा रहेगा, लेकिन बस ऐसा हो जाता है। एक आखिरी चीज बेटा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मार्च में कोई भी पेपर दे रहे हैं? तो मार्च अटेम्प्ट के लिए बेटा कुछ दिन का ऑफ दूंगा, लेकिन एंड के हिस्से में दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 7-8 लोग ही दे रहे हैं। तो फिर अगर किसी सर अगर मेरा मार्च में पेपर है तो मैं क्या अप्रोच रखूं? बेटा आप लोग कोशिश करोगे 15-16 फरवरी तक क्लासे रेगुलर लो, फिर इसके बाद आप अपने पेपर्स की तैयारी में लग जाओ। कुछ क्लासे अगर मिस हो जाएं तो मार्च अटेम्प्ट के पेपर के बाद सुन लीजिएगा। सही है भाई, डन है। कोई सवाल? अगली क्लास कब है? फ्राइडे। कल नहीं है, कल मेरा ट्रिपल ए का P7 का ओरिएंटेशन है। जो लोग ट्रिपल ए लेना चाहें वो कल आ सकते हैं। फ्राइडे शाम 7 बजे बेटा नेक्स्ट क्लास होगी। डन है इंशाल्लाह। बेटा आप में से वो बच्चा जो व्हाट्सएप के ग्रुप पर ना हो, वो एक काम कर दीजिए कि ये मेरा नंबर है, या मेरे बिना करें अंसार के नंबर पे करें। मैं टोपी आदमी हूं, ये याद है नंबर। अंसार का नंबर है बेटा, एडमिन अंसार। अंसार को मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पर ऐड कर दें। सही। डन हो गया भाई? सही है, डन है भाई, क्लियर है। इंशाल्लाह फ्राइडे 7 बजे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बेटा मेरी कोर्स की कोशिश ये होती है कि 10 से 15 में कोर्स कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में 11, 12 में, 15 में से अटेम्प्ट वाइज पेपर शुरू करूंगा। तब तक मैं एक बार पास पेपर करा चुका हूं, फिर वो रिवीजन मोड चलता है, जो फिर मैं ले जाता हूं 28-29 में तक, यानी वो एंड तक कराता रहता हूं, क्योंकि उसमें रिवाइज हो रहा होता है साथ साथ। सही। अच्छा, सारे टाइमिंग बेटा पाकिस्तान के हिसाब से, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं वो पाकिस्तान को फॉलो करें।